हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर से 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। ये चौथी वीडियो है। जो स्टूडेंट्स हमारा ये चैनल देखते हैं, हमारा क्लास अटेंड करते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे। कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। किसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण? तो ध्यान दीजिएगा, ये परिसंचरण भी हृदय के अंदर होता है, हार्ट की संरचना के अंदर होता है। हार्ट की संरचना बिना रुके हुए जीवन पर्यंत निरंतर ब्लड को पंप करने का काम करती है, और ये ब्लड संपूर्ण शरीर के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका वितरण होता है। और ये लगभग एक आकलन लगाया गया, एक अनुमान लगाया गया कि 1 मिनट में ब्लड जब 5 लीटर ब्लड के लिए पंप कर देता है, तो लगभग एक दिन में या प्रतिदिन में ब्लड लगभग 7000 लीटर हार्ट की संरचना के द्वारा पंप कर दिया जाता है। तो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स इसे नोट कर सकते हैं, नोट भी कर लीजिए। हार्ट की संरचना 7000 लीटर प्रतिदिन ब्लड के लिए पंप कर देती है। हार्ट की संरचना 7000 लीटर प्रतिदिन ब्लड के लिए पंप कर देती है। एक आकलन लगाया गया है, मनुष्य की जो आयु है वो कितनी है, औसतन एज उसकी कितनी है, व्यक्ति की आयु 70 ईयर। कितनी आंकी गई है? 70 ईयर आंकी गई है, 70 वर्ष आंकी गई है। इस 70 वर्षों में जो हार्ट की संरचना होती है वो लगभग 250 करोड़ बार संकुचन की क्रिया होती है। संकुचन की क्रिया हार्ट के अंदर लगभग 70 वर्षों में 250 करोड़ बार होती है। तो नोट कर सकते हैं कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स। और इन 70 वर्षों में 250 करोड़ बार जब संकुचन होता है तो ब्लड कितना पंप हो जाता है? 15 करोड़ 50 लाख लीटर ब्लड पंप हो जाता है। इतना ब्लड पंप हो जाता है। आपने कभी अनुमान लगाया है कि इतना ब्लड पंप होने के लिए हार्ट के लिए फोर्स की आवश्यकता होती होगी, बल की आवश्यकता होती होगी? और ये बल कहाँ से मिलता है हार्ट की संरचना के लिए? ये बल हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं, जिसे कहते हैं हृदयक मांसपेशियां होती हैं। कौन सी मांसपेशियां होती हैं? हृदयक मांसपेशियां होती हैं। हृदयक मांसपेशियों के अंदर संकुचन क्रिया होती है, और संकुचन क्रिया होने से फोर्स उत्पन्न होता है, बल मिलता है। और इसी बल के साथ में हार्ट की संरचना निरंतर बिना रुके हुए जीवन पर्यंत ब्लड के लिए पंप करती रहती है। ये ब्लड पंप तो होता है, लेकिन हार्ट की संरचना के अंदर 2 क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से हार्ट की संरचना ब्लड को पंप करने का काम करती है। वो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं हार्ट की संरचना के अंदर? तो ध्यान दीजिए कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स। तो हार्ट की संरचना के अंदर वो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से हार्ट की संरचना जीवन पर्यंत ब्लड के लिए पंप करने का काम करती हैं? तो 2 क्रियाएं होती हैं हार्ट की संरचना के अंदर। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो एक तो क्रिया होती है संकुचन, जिसे प्राकुंचन भी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर इसे लिखें तो इसे सिस्टोल भी कहा जाता है, सिस्टोल कहा जाता है। ओके। दूसरी क्रिया कौन सी होती है? शिथिलन। इसे अनुशिथिलन भी कहते हैं। अनुशिथिलन के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायस्टोल भी कहा जाता है। ओके। मैंने बैक वीडियो में आपके लिए संकुचन, प्राकुंचन
या शिथिलन अनुशिथिलन, ये दोनों ही मैंने अच्छे ढंग से आपके लिए बता दिए हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए क्योंकि ये टॉपिक इन्हीं दोनों क्रियाओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो संकुचन क्या होता है या प्राकुंचन क्या होता है? जब हर्ट की संरचना सिकुड़ती है, जब हर्ट की संरचना सिकुड़ती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? संकुचन कहलाती है या फिर प्राकुंचन कहलाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्राकुंचन कहलाती है। और जब हर्ट की संरचना फूलती है या उसका आयतन बढ़ जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? अनुशिथिलन की क्रिया कहलाती है, जिसे डायस्टोल भी कहा जाता है। ये दोनों क्रियाएं हर्ट के अंदर क्रमिक रूप से लगातार निरंतर चलती रहती हैं। इसी के साथ हार्ट की संरचना लगातार ब्लड को पंप करती रहती है। तो लगातार जब ये क्रियाएं क्रमिक रूप से चलती रहती हैं तो हार्ट की संरचना ब्लड के लिए लगातार ये क्रमिक रूप से पंप करने का काम करती हैं, लगातार पंप करती रहती हैं, जिससे संपूर्ण बॉडी के अंगों में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका वितरण होता है। तो मेन टॉपिक क्या था? डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण क्या है। तो ध्यान दीजिए, कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स इसे नोट भी कर सकते हैं, इसे नोट करना चाहें इसे नोट कर लें। तो क्या होता है दोहरा परिसंचरण में? एक ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हार्ट की संरचना होती है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर उसमें होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें ऊपर वाली ये संरचना है, ऊपर वाले जो कोष्ठक होते हैं इसे आलिंद या फिर इसे एट्रियम कहा जाता है, और जो नीचे वाले कोष्ठक होते हैं, नीचे वाले चैम्बर होते हैं, इसे वेंट्रिकल या फिर इसे निलय कहा जाता है। जो इधर वाला पोर्शन होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे राइट कहा जाता है, ये राइट चैम्बर होता है, और इधर लेफ्ट चैम्बर होते हैं, राइट और इधर लेफ्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये राइट एट्रियम होता है जिसे दायां आलिंद कहा जाता है, इसे क्या बोला जाता है? दायां आलिंद कहा जाता है। और इधर लेफ्ट एट्रियम, इसे क्या बोला जाता है? बायां आलिंद कहा जाता है, इसे बायां आलिंद कहा जाता है इसे। राइट वेंट्रिकल, इधर नीचे वाले जो चेंबर होते हैं ये वेंट्रिकल होते हैं, निलय होते हैं। इधर वाला ये चेंबर कौन सा है? राइट वेंट्रिकल, जिसे दायां निलय कहा जाता है। इधर वाला ये चेंबर है, इसे क्या कहा जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय इसे कहा जाता है, बायां निलय इसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो जो हार्ट की संरचना होती है, जो हृदय की संरचना होती है, उसमें दोनों प्रकार का ब्लड होता है। प्योर ब्लड भी होता है और इम्प्योर ब्लड भी होता है। शुद्ध रुधिर भी पाया जाता है और अशुद्ध रुधिर भी होता है। दोनों प्रकार के रुधिर हार्ट की संरचना के अंदर होते हैं, हृदय की संरचना के अंदर होते हैं। अब जो हृदय की संरचना होती है उसके अंदर दोनों प्रकार के रुधिर होते हैं, तो दोनों प्रकार का रुधिर पंप भी होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हार्ट की संरचना होती है, तो हार्ट की संरचना के अंदर जो शुद्ध रुधिर होता है, जिस रुधिर के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है, वो रुधिर पल्मोनरी या फुफ्फुसीय परिसंचरण के द्वारा कहाँ से प्रवेश करता है? बाएं आलिंद से प्रवेश करता है, यहाँ से प्रवेश करता है। या कह सकते हैं फेफड़ों से आया हुआ जो ब्लड होता है, फेफड़ों से या फुफ्फुसीय परिसंचरण के माध्यम से या पल्मोनरी सर्कुलेशन के माध्यम से जो आया हुआ ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, जो ब्लड शुद्ध होता है, वो ब्लड हार्ट की संरचना में कहाँ प्रवेश करता है? इस बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है। जब ये बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पर बाल्ब भी पाए जाते हैं। ये बाएं आलिंद से होता हुआ कहाँ आ जाता है? बाएं निलय के अंदर आ जाता है। बायां निलय क्या करता है? इस ब्लड के लिए पंप कर देता है। क्या कर देता है? पंप कर देता है। और कहाँ चला जाता है? धमनियों के अंदर चला जाता है।
और धमनियों के माध्यम से संपूर्ण बॉडी के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसका वितरण हो जाता है। तो इस तरीके से फेफड़ों से आया हुआ या परिसंचरण क्रिया के माध्यम से आया हुआ या फुफ्फुसीय परिसंचरण के माध्यम से आया हुआ जो ब्लड होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है, वो ब्लड कहां से हार्ट की संरचना में प्रवेश करता है? बाएं आलिंद से प्रवेश करता है और बाएं आलिंद से होता हुआ बाएं निलय के अंदर आ जाता है। और जब इसके अंदर प्राकुंचन की क्रिया होती है, जब ये सिकुड़ता है तो ये ब्लड के लिए पंप कर देता है। जब ये ब्लड के लिए पंप कर देता है तो ये ब्लड कहाँ चला जाता है? धमनियों के अंदर चला जाता है, जिससे संपूर्ण बॉडी के अंदर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वितरण हो जाता है। तो इस तरीके से शुद्ध रुधिर संपूर्ण बॉडी के अंदर धमनियों के माध्यम से उसका वितरण कर दिया जाता है। इस पोर्शन में, लेफ्ट पोर्शन में अब होता क्या है? बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है, वो भी ब्लड हार्ट की ओर आता है। कहाँ से आता है? अशुद्ध रुधिर किसे कहते हैं? जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, अर्थात जो अशुद्ध रुधिर होता है, वो अशुद्ध रुधिर कहाँ प्रवेश करता है? इस दाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है, इसके अंदर प्रवेश करता है। और यहां पर भी बाल पाए जाते हैं। यानी जो अशुद्ध रुधिर होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, वो ब्लड इस दाएं आलिंद के अंदर प्रवेश कर जाता है और दाएं आलिंद से कहां आ जाता है? दाएं निलय के अंदर आ जाता है। अब दायां निलय क्या करता है? दाएं निलय के अंदर अब प्राकुंचन की क्रिया होती है। दाएं निलय के अंदर जब प्राकुंचन की क्रिया होती है, ये क्या करता है? ब्लड को धक्का दे देता है या ब्लड को पंप कर देता है, जिससे ब्लड कहां चला जाता है? लंग्स के लिए चला जाता है, फेफड़ों के लिए चला जाता है। तो इस तरीके से इस पोर्शन के अंदर भी ब्लड पंप होता है। राइट वाले भाग में या दाएं वाले भाग में भी ब्लड पंप होता है और इधर बाएं वाले भाग में भी ब्लड पंप होता है। यानी दोनों भागों में ब्लड यहां पर पंप हो रहा है, 2 बार ब्लड पंप हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी आपको जानना जरूरी है, जो शुद्ध रुधिर होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो बाएं निलय के माध्यम से उसे पंप कर दिया जाता है, जिससे संपूर्ण बॉडी के अंदर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ब्लड का वितरण हो जाता है। और जो अशुद्ध रुधिर होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, वो रुधिर इधर अब दाएं आलिंद से प्रवेश करता है। दाएं आलिंद से प्रवेश करता है, कहां पहुंचता है? दाएं निलय के अंदर पहुंचता है। अब ये दाएं निलय क्या करता है? ब्लड को पंप कर देता है, जिससे फेफड़ों के लिए चला जाता है। तो इस तरीके से हार्ट की संरचना के अंदर, इस तरीके से हार्ट की संरचना के अंदर शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर दोनों ही रुधिर पंप होते हैं। इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। तो आप लोगों के समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं वो इसे लाइक कर लें, शेयर भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू।